हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 5 गंगा तेरा पानी अमृत। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है गंगा तेरा पानी अमृत। तो ये कहानी जो है डॉक्टर अवधेश शर्मा जी द्वारा रचित है। इस कविता में इन्होंने माँ गंगा जी की का जो जल है उसकी विशेषता के बारे में बताया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दार्थों को मैं आपको समझाऊंगी। जैसे पहला है जागरूक, जागरूक का अर्थ होता है सचेत। दूसरा है मोक्षदायिनी, इसका अर्थ हुआ मोक्ष देने वाली। परिचायक, इस शब्द का अर्थ हुआ परिचय कराने वाली। इसके बाद है कृतार्थ, कृतार्थ का अर्थ हुआ उपकार करना। समाहित का अर्थ हुआ मिल गई। अक्षुण का अर्थ है स्थिर। अब बच्चों, आप पेज नंबर 24 खोल लीजिए और बड़े ध्यान पूर्वक इस पाठ को समझेंगे। प्रारंभ कर रही हूं मैं इस पाठ को। गंगा विश्व की एकमात्र नदी है जिसे श्रद्धालु मैया अथवा मां कहकर पुकारते हैं। विभिन्न कालों में गंगा को विष्णु, ध्रुवनंदा, त्रिपदा, जाह्नवी, सुरसरी, मंदाकिनी आदि नामों से पुकारा गया है। वर्तमान में इस नदी को हर मानवों ने प्रदूषित कर दिया है। फिर भी पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताएं समान रूप से गंगा को विशिष्ट नदी घोषित करती हैं। अब भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। इससे इस नदी की महत्ता पुनर्प्रतिष्ठित हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मलोक में प्रवाहित होने वाली गंगा भगवान शिव की जटाओं में आकर समाहित हो गई थी। पृथ्वी के राजा भागीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, जिससे गंगा की अनेक धाराएं पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। इसमें भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा धाराओं को प्रमुख माना जाता है। अलकनंदा बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में प्रवाहित हुई तथा भागीरथी का मिलन प्रत्यक्षतः देवप्राय में देखा जा सकता है, जहां इसे गंगा नाम का संबोधन दिया गया। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि इस धरती पर लगभग 30,000 वर्ष से प्रवाहित हो रही है। कुछ दिनों पूर्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने गंगा की मिट्टी और रेत का परीक्षण किया था। परीक्षण के परिणाम के अनुसार गंगा में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए गए हैं, जो न केवल नदी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, बल्कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के दुष्प्रभाव को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त रसायन विज्ञानी डॉक्टर जॉन नॉर्थ ने वर्ष 1946 में यह बात बताई थी कि गंगा बड़ी मात्रा में प्रदूषित है। फिर भी भारतीय इसका पानी पीते हैं, नहाते हैं और तैरते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं होता है। दरअसल इसमें पाए जाने वाले लाभकारी बैक्टीरिया नदी के हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त कर देते हैं। इससे पूर्व वर्ष 1894 में इंडियन मेडिकल कांग्रेस ने गंगा जल को पूर्णतः शुद्ध सिद्ध किया गया था। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में लिखित एक ग्रंथ भोजन कुतूहल में
गंगा जल को स्वच्छ, स्वाद, पाचन शक्ति में वृद्धि कारक तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला बताया गया है। 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले मैक्सिको के इतिहासकार इब्न बतूता ने भी अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि मुहम्मद तुगलक के लिए गंगा जल दौलताबाद में प्रत्येक समय उपलब्ध रहता था। इसी प्रकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह अकबर गंगा जल को अमृत तुल्य समझते थे। घर या यात्रा के दौरान वे गंगा जल ही पीते थे। इसके लिए अकबर ने कुछ विश्वास पात्र कर्मचारियों को नियुक्त किया था, जो घड़ों में गंगा जल भरकर और उस पर मुहर लगाकर बादशाह तक पहुंचाया करते थे। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि औरंगजेब जैसा बादशाह भी यात्रा के दौरान गंगा जल ही ग्रहण करता था। सच तो यह है कि गंगा हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की परिचायक है। भारत के उत्तराखंड में गौमुख से चलकर बांग्लादेश में चंदनपुर के पास गंगा सागर में मिलने से पूर्व गंगा लगभग 2994 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साथ ही साथ यह अपने किनारे बसे 30 शहरों को कृतार्थ भी करती है। यह असंख्य मानव सभ्यता को अपने पावन जल से संचित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है। यदि यही स्थिति लगातार बनी रही तो वर्ष 2030 तक गंगोत्री ग्लेशियर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति के लिए गंगा ईश्वर की सर्वोत्तम देन है। पतित पावनी और मोक्षदायिनी माँ गंगा का स्वरूप तभी अक्षुण्ण रह सकता है जब श्रद्धालु इसकी स्वच्छता को लेकर जागरूक होंगे। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने माता गंगा जी के जो पावन उनका जल है उसकी पवित्रता के बारे में बताया है, उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया है तथा मानव द्वारा फैलाए जाने वाली जो गंदगी है उससे गंगा जो माँ है वह उनका क्या विलुप्त होने का भय है। इसलिए उन्होंने शिक्षा दी है कि हमें गंगा जल की जो पवित्रता है उसको कायम रखना है तथा उसमें कूड़ा कचरा या पॉलीथीन वगैरह कुछ भी डालना नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स। Myself, Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक अध्ययन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इसमें 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट 0.25 होल पावर 1/2। इसका मान ज्ञात करने के लिए फिर इक्वल, पहले तो हम 0.25 को फ्रैक्शन में चेंज कर दें, भिन्न में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 25/100 पावर 1/2। इसके नीचे एक करेंगे, दशमलव के ठीक सामने 1 बनाएंगे और जितने दशमलव के नीचे अंक हैं उतने ही 0 लिख देंगे, तो हो जाएगा 25/100।
25/100 को हम 5/10 के होल घात 2, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 5/10 का होल आप स्क्वायर और फिर होल पावर 1/2। इसके बाद फिर इक्वल घात का घात में गुणा होता है तो 5/10 के घात में 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना बच गया 5/10 के घात 1 या 5/10। 5/10 को अब फिर हम दशमलव बिंदु में बदल दें, 10 का भाग 5 में दे दें तो बराबर 0.5 और ये आंसर मिल गया। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में है 0.125 होल पावर 2/3, होल पावर 2/3। तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हमको ये पावर में जो भिन्न होती है तो भिन्न का हर हटाना ही है, तभी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको आधार को भिन्न में बदलने की जरूरत है, तो बराबर फिर से इसके नीचे अगर हम लाइन खींचेंगे, दशमलव के ठीक सामने 1 बनाएंगे, 3 अंक नीचे है दशमलव के तो 3 जीरो हो जाएंगे, यानी 125/1000 हो जाएगा और पावर में 2/3। अब आप देख रहे हैं कि 125 5 के घात 3 है और 1000 10 के घात 3 है, तो हम बराबर इसको कह सकते हैं 5/10 के होल घात में 3 और फिर इसका होल घात 2/3, फिर बराबर। अब चूंकि घात का घात में गुणा होता है तो 5/10 के घात में 3 गुणा 2/3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और फिर बराबर 5/10 के घात में 2, 5/10 के घात में 2। अब बराबर इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हो सकता है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर 1/2 के घात में 2 और बराबर, अब पावर 2 है इसलिए 1 × 1 अंश को 2 बार गुणा कर देंगे और हर को भी 2 बार गुणा कर देंगे, बराबर 1/4 और ये आपका आंसर हो गया। तो सर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 3 में है 1.44 इसका पार्ट 3 पार्ट में है, या थर्ड पार्ट में 1.44 0.4 इसका होल स्क्वायर है। 0.4 के पावर में 3 है और इसमें पावर है 3/2 3/2। तो फिर से इक्वल 1.44 को फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो गया 144/100 और फिर पूरे के बटे में 0.4 के घात में 3, फिर बराबर लगाएंगे 4/10 कह सकते हैं इसको, तो चलो 4/10 ही इसको लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा 4/10 और इसमें पावर है आपका 3/2, फिर बराबर लगाया 144/100 को हम कह सकते हैं, चूंकि 144 12 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है, तो 12/10 के घात में 2 और होल घात 3/2 और नीचे 4/10 के होल घात 3
फिर बराबर लगाया, घात का घात में गुणा होता है तो ये हो गया 12/10 के घात में 2 गुणा 3/2 और बटे 4/10 के घात में 3, फिर बराबर लगाया, इसमें से 2 से 2 तो कट गया तो ये हो गया बराबर 12/10 के घात में 3 और बटे 4/10 के घात में 3। अब अगर इनको हम अलग अलग लिखना चाहें तो हो सकता है 12 गुणा 12 गुणा 12 और बटे 10 गुणा 10 गुणा 10 और फिर पूरे के बटे 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे का गुणा करते हैं और बीच बीच का गुणा करते हैं। तो ये तीनों 10, ये इससे 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 और ये कैंसिल हो गए। आपके पास कितना बच गया? 12 गुणा 12 गुणा 12 और बटे 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 से 12 कट जाता है तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो 3 3 ऊपर आता चला जाएगा और 1 1 नीचे रह जाएगा बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 3 का 9 दिया 27, 27 हो गया ये और ये आपका आंसर हो गया। इसके 2 पार्ट और हैं, वो सेम इसी तरीके के हैं, वो आप स्वयं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें भी आपके 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फर्स्ट पार्ट 5 के घात x माइनस 2, 5 के घात में x माइनस 2 बराबर 25, बराबर 25। समीकरणों को हल करने का मतलब है कि इसमें से x का मान निकालना है। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि 5 के घात में x माइनस 2 है और ये 25 है। तो हमें सबसे पहले दोनों के आधार समान करने हैं, तो इसको 25 को हम 5 के घात 2 कह सकते हैं। तो 5 के घात x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 पावर 2। अब आधार समान हो गए, तो आधार समान होने की स्थिति में घातें भी समान होंगी क्योंकि ये बीच में बराबर लगा है। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। आधार समान होने पर घातें समान होती हैं। आधार समान होने पर घातें समान होती हैं। घातें समान होंगी, परंतु ये केवल स्थिति जब बीच में बराबर लगा होगा उसी टाइम हो सकती है। तो अब इस 2 को इस तरफ ले जाए तो x बराबर हो गया 2 प्लस 2, ये 2 राइट साइड गया तो पॉजिटिव हो गया, तो x बराबर 4, x का मान 4 हो गया। इसी तरीके से अब इसका सेकेंड पार्ट यहां से मिल गया आपको। इसका सेकेंड पार्ट है 2 पावर 5x। सेकेंड पार्ट में है 2 पावर 5x डिवाइड, भाग का चिन्ह लगा है 2 के घात x, 2 के घात में x फिर बराबर लगा है 2 के घात 4, 2 के घात 4। इससे भी आपको x का मान ही निकालना है। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बीच में भाग का चिन्ह लगा है, आधार दोनों के समान हैं। तो भाग की स्थिति में आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। तो 2 के घात में 5x माइनस x, घातें ये माइनस में हो गए,
और ये बराबर 2 पावर 4। अब आधार दोनों के समान हो गए, इसलिए इनकी घातें भी समान होगी क्योंकि ये बराबर में है। हो गया, इसको घटा देंगे तो 4x रह गया। 4x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो x बराबर राइट साइड में तो 4 है और ये इस तरफ गुणा में है लेफ्ट साइड में 4, तो भाग में जाएगा। तो x बराबर 1, 4 एकम 4, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब आगे थर्ड आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। फोर्थ पार्ट की बात करें, थर्ड फोर्थ आप दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, x का मान ज्ञात करो यदि x का मान ज्ञात करो यदि। अब x का मान ज्ञात करना है यदि, तो पहला पार्ट है, इसमें भी 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 2 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर x बराबर 192, 192। 2 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर x इक्वल्स टू 192। तो देखो 2 पावर x, अगर हम इसको लेट कर दें, यम कह दें या कुछ भी कह दें, p कह दें, q कह दें, जो भी, तो p प्लस p प्लस p यानी 3p हो गया, नहीं हो गया? तो 3 इंटू 2 पावर x इक्वल 192। समझ आ गया होगा? अगर हम 2 पावर x को 2 पावर x इक्वल्स टू m कहें तो ये हो गया m प्लस m प्लस m यानी 3m हो जाएगा। m प्लस m इक्वल्स टू 3m, और फिर m की जगह हम इसका मान लिख दें, m का मान 3m का मतलब 3 गुना m, तो बराबर 3 और गुना 2 पावर x। ये इस तरीके से यहाँ 2 पावर 3 इंटू 2 पावर x नोट है। समझ गए होंगे कि अब इस समय गुणा में है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो 2 पावर x इक्वल्स टू 192/3। 3 से भाग दिया जाए तो 3 6 18, 1 बच गया, 3 चौको 12, यानी 2 पावर x की वैल्यू हो गई 64। 64 को भी आधार 2 पर बदल देना चाहिए, क्योंकि इस तरफ आधार 2 है तो इस तरह इसको भी आधार 2 पर बदल दें, आधार सेम हो जाएंगे तो घातांक समान हो जाएंगे। तो 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 6। 64 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे होगा 64 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स होगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो हम 2 के घात 6 इसको लिख सकते हैं। अब आधार समान हो गए, बराबर में है, इसलिए घातें भी समान होंगी, तो x बराबर 6 और ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट भी लगभग ऐसा ही है। चलो सेकेंड पार्ट और बता दें हम। इसका सेकेंड पार्ट 10 का सेकेंड पार्ट में है 2 पावर 3 प्लस 2 पावर x, 2 पावर 3 प्लस 2 पावर x इक्वल 2 पावर 4, 2 पावर 4। इससे x का मान निकालना है, तो ये 2 पावर 3 प्लस में है, अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, और अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको इसके मान को निकाल लीजिए। 2 पावर 3 का मान हो गया 8, यानी 3 टाइम्स 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और प्लस 2 पावर x इक्वल 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब है 16,
16, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमने यहाँ 16 लिख दिया। इस 8 का साइड चेंज कर दें तो हो गया इक्वल 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर x इक्वल टू 8 को इस तरफ ले जाएं तो 16 माइनस 8, 2 पावर x इक्वल टू 8। 16 में से 8 को कम कर दिया। अब 8 को आधार 2 पर लिख दें तो हो गया 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 3। देखो 2 पावर 3 को 8 लिखा था, अब 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो आधार समान हो गए, दोनों तरफ हो गए, तो घातें भी समान हो जाएंगी क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो x बराबर 3 और ये आंसर मिल गया। चलिए अब इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका। 4th पार्ट में है, ये भी आप कर सकते हैं। 5th पार्ट है आपका भिन्न में है, इसको 1 के बराबर सेट करना है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट का मतलब है हमको बता देना चाहिए, पहला बता दें, तीसरा बता दें, बाकी सब एक जैसे हैं, आप कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है 2 पावर 2, 2 पावर 2 इंटू ब्रैकेट 27 पावर 1/3 प्लस 64 पावर 1/2, 1/2 ब्रैकेट क्लोज। मान ज्ञात करना है, इसको सिंपल करना, सरल करना है। तो बराबर, ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे 2 के घात 2, या 2 के घात 2 का मान 4 हो गया, तो 4 लिख दिया, और गुणा ब्रैकेट 27 को हम कह सकते हैं 3 के घात 3, तो 3 के घात 3 होल घात 1/3 प्लस 64 को हम कह सकते हैं 8 के घात 2, चूंकि ये 2 हटाना है तो हम इसको पावर 2 में चेंज करेंगे, 8 के घात 2 और होल घात 1/2 करली ब्रैकेट बंद। अब फिर 4 गुणा ब्रैकेट 3 के घात में 3 गुणा 1/3 और प्लस 8 गुणा 8 के घात में 2 गुणा 1/2, तो 3 से तो ये 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो बराबर कितना बच गया 4, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 बराबर 4, तो ऐसे ही रहा, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट को, तो 8 और 3 11 बराबर 11 चौको 44, ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट, चलिए 125 सेकेंड पार्ट में है 125 के घात 1/3। सेकेंड पार्ट में 125 के घात 1/3 भाग, भाग का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट है, 2 के घात 3, 2 के घात 3 माइनस 25 के घात में 1/2, 25 के घात 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम पहले तो 5 के घात में कह दिया जाए, 5 के घात 3 का मान 125 होगा और होल घात 1/3, फिर भाग का चिन्ह लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, 2 के घात 3, अब ये इस बार ऐसे लिख दें, और माइनस 5, 25 को हम 5 के घात 2 और होल घात 1/2 कह सकते हैं। फिर बराबर 5 के घात में 3 गुणा 1/3, भाग का चिन्ह लगाया, ब्रैकेट लगा दिया,
2 के घात 3 का मान 8 हो गया, माइनस 5 के घात में 2 गुणा 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 5, घात का चिन्ह लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया। 5 माइनस 8 माइनस 5 बराबर हो गया 3, तो 3 बराबर, चूंकि भाग देना है 3 से भाग 5 में देना है, तो बराबर 5/3, और ये इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है और फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो आप यहीं तक रखें, क्योंकि फिर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ज्योग्राफी पार्ट 3 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन क्लास 8 के लिए, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था वनों के संरक्षण और वनस्पतियों के प्रकार के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ। पेड़ पौधों की भांति हमारा भारतवर्ष जो है वो पशु वर्ग में भी संपन्न है। तो पेड़ पौधों की भांति क्या है बच्चों, हमारा जो भारतवर्ष है वो पशु वर्ग में भी संपन्न है। यहाँ पर 89,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां हैं और हमारे देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, जो कि पूरे देश का लगभग 13% है। और यहाँ पर 2500 मछलियों की प्रजातियां हैं, जो कि पूरी दुनिया का लगभग 12% है। इसके अतिरिक्त दुनिया के करीब 5 से 6% उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों में सबसे अधिक प्रभावशाली जानवर हाथी भी यहाँ पाए जाते हैं। यह अधिकतर केरल, कर्नाटक, असम के जंगलों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा भी एक अन्य जानवर है जो कि यहाँ पाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली तथा कीचड़दार जमीन पर पाया जाता है। कच्छ की बंजर जमीन पर जंगली गधे पाए जाते हैं और थार के मरुस्थल पर क्या पाए जाते हैं, ऊंट पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों की भांति हमारा जो भारतवर्ष है वो पशु वर्ग में बहुत संपन्न है। 89 तरह की यहाँ प्रजातियां हैं, 2500 मछलियों की प्रजातियां हैं, 1200 पक्षियों की प्रजातियां हैं। एक सिंग वाला गैंडा भी पाया जाता है यहाँ पर। कच्छ की बंजर जमीन पर जंगली गधे पाए जाते हैं और थार के मरुस्थल पर ऊंट पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक स्थान है वो है गुजरात में स्थित गिर के जंगल है। चीते मध्य प्रदेश के जंगलों तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधों की भांति जो हमारा भारतवर्ष है वो पशु वर्ग में भी संपन्न है, तो इन दोनों को प्रिजर्व करना, इन दोनों को संरक्षण रखना की हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहला क्या है, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को की सुरक्षा के लिए देश में 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। इनमें से 4 पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन उत्तराखंड में, नंदा देवी तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी तथा नीलगिरी दुनिया के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो इन लोगों को संरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधों और पशुओं को कहाँ संरक्षित किया जाता है बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व में। तो देश में कितने हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कई प्रकार के वनस्पति उद्यान के लिए सरकार ने 1992 में कई प्रकार के वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की है। कई प्रकार के प्रोजेक्ट पारिस्थितिकी विकास के लिए शुरू किए गए हैं। 89 राष्ट्रीय उद्यान, 49 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, 49 वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तथा प्राणी शास्त्र संबंधी बाग प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए बनाए गए। तो ये सब कदम किसके द्वारा उठाए गए हैं, सरकार के द्वारा उठाए गए हैं।
अब हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं हमारे देश में। हमारे देश में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो इस प्रकार है: सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, नोकरेक, बड़ा निकोबार, अगस्त्या मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचानक मारिया, अमरकंटक। तो ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। तो बच्चों हम लोग को वन हमारे क्या है, वन्य जीव हमारे क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, तो इनको संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके बात करते हैं कि वन्य जीव जो है हमारे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में क्या है बच्चों, बहुत ही सहायक है। और ये विदेशी मुद्रा को बढ़ाने में सहायक है। इससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा को बढ़ावा मिलता है और हमारे वन्य जीव जो संरक्षण है उनके अध्ययन को आसानी से करने में मदद मिलती है। वन्य जीव हमारे देश की क्या है, प्राकृतिक सांस्कृतिक संपत्ति है तथा इसकी जड़ें भारतीय कला, मूर्ति तथा धर्मों से जुड़ी हुई हैं। तो वन्य जीव संरक्षण, पेड़ पौधों की बात, वन्य जीवों का भी संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके लिए सरकार की तरफ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हमारे देश में 89 अभयारण्य हैं, 29 हमारे नेशनल पार्क्स हैं। तो ये सब क्या है, वन्य जीवों को उसमें आसानी से संरक्षित करके रखा जा सकता है। तो वन्य जीवों का संरक्षण करने से हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति को बचाकर रखा जा सकता है। तो बच्चों इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्या समझाया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां और पेड़ पौधों का संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने बताया था कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, सदाबहार वन। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों मैं आपको ज्योग्राफी पार्ट 3 प्राकृतिक वनस्पतियां वन्य जीवन चैप्टर समझा रही थी। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। तो सिविक्स फर्स्ट चैप्टर संविधान का महत्व और कानूनों के लिए जरूरत। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या तात्पर्य है। तो संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का परिचालन किया जा सकता है। तो संविधान क्या है बच्चों, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, देश का परिचालन किया जा सकता है। एक संविधान सुरक्षित रूप से सरकार और लोगों को नियंत्रित करता है। संविधान एक देश के मौलिक कानून के रूप में भी माना जाता है। तो अतः संविधान को उन नियमों का संग्रह कहा जा सकता है जिसके अनुसार शासन की शक्तियां, शासकों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध समायोजित होते हैं। तो संविधान को क्या कहा जा सकता है बच्चों, उन नियमों का संग्रह कहा जा सकता है जिसके अनुसार शासन की शक्तियां, शासकों के अधिकार तथा दोनों के बीच क्या होते हैं, संबंध समायोजित होते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, एक वैधानिक उपकरण है जिसे भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि राज्य के नियम, शासन का उपकरण, देश का मौलिक कानून आदि नामों से जाना जाता है। तो हमारा जो संविधान है कैसे तैयार किया गया, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। तो जो हमारा भारत का संविधान है कैसे तैयार किया गया बच्चों, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया है। तो इसको क्या कहते हैं, तब से इस दिन को हम लोग कैसे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया है, तब से इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो हमारा भारत का संविधान है इसके प्रारूप समिति के जो हमारे संविधान सभा है, तो भारत का संविधान कैसे बनाया गया, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके पश्चात उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इससे पहले कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बना दिया गया। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों हम लोग को समझ आया कि संविधान से क्या तात्पर्य होता है? संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का परिचालन किया जा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों संविधान के महत्व के बारे में। तो संविधान के बहुत महत्व होते हैं। संविधान का प्राथमिक कार्य क्या होता है? संविधान का प्राथमिक कार्य के अनुसार जो लोग शासन कर रहे हैं उनके बीच और सरकार के बीच क्या समन्वय स्थापित करना। यह देश का संविधान ही है जो सरकार के तीनों अंगों, सरकार के तीन अंग क्या होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्थापित करना होता है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को के ऊपर प्रॉपर जो निगरानी कौन रखता है? भारत का संविधान ही रखता है। तो इन तीनों को कौन स्थापित करता है? भारत का संविधान ही स्थापित करता है। तो विधायिका क्या होता है? विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका का कार्य होता है नियमों को बनाना, लेजिस्लेचर। तो हमारे देश की विधायिका क्या है? हमारे देश की विधायिका है बच्चों संसद। तो हमारे देश की विधायिका का क्या नाम है? संसद, पार्लियामेंट हमारे देश की विधायिका है। तो विधायिका का कार्य होता है नियमों को बनाना, नियमों को मेकिंग ऑफ लॉज। तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अब हम बात करते हैं दूसरा अंग जो है हमारा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हमारे क्या आते हैं? मंत्रिपरिषद आती है और प्रधानमंत्री आते हैं। तो कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? जो नियम बने हैं, नियम तो बन गए हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि नियमों को क्रियान्वयन, नियमों को लागू करना भी जरूरी होता है। तो विधायिका का काम होता है नियम बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है नियमों को लागू करना। और जो हमारी न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका में हमारा पूरा क्या आता है? ज्यूडिशरी, हमारा पूरी न्यायिक प्रणाली आती है। तो उनका कार्य क्या होता है? उचित न्याय करना, अपराधियों को दंड देना और दोनों अंगों पर नियंत्रण बनाए रखना। तो हमारा जो देश का संविधान है सरकार के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करता है? स्थापित करता है। सेकंड पॉइंट, देश का संविधान तीन अंगों में आवंटित शक्तियों को न केवल परिभाषित करता है बल्कि प्रत्येक को सौंपी गई जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन भी बनाता है। मतलब कि वो उनकी शक्तियों को केवल परिभाषित ही नहीं करता बल्कि जो प्रत्येक को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनका स्पष्ट सीमांकन भी बनाता है। ये प्रभावी ढंग से अंगों के बीच संबंधों के साथ साथ सरकार और उसके लोगों के बीच संबंधों को भी नियंत्रित करता है। मतलब ये तीनों अंगों के संबंधों को तो नियंत्रित करता है, ये साथ में सरकार और लोगों के संबंधों को भी नियंत्रित करता है। संविधान, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान एक कुशल सरकार के लिए एक नुस्खा प्रदान नहीं करता है बल्कि ये सत्ता पर सीमाओं के साथ संबंधित है। नेक्स्ट, विशेष रूप से देश का संविधान राष्ट्रीय लक्ष्यों के नीचे होता है जो एक बुनियादी भवन है जिस पर राष्ट्र टिका हुआ है। तो विशेष रूप से जो हमारे देश का संविधान है क्या है? राष्ट्रीय लक्ष्यों के नीचे होता है। मतलब उसका लक्ष्य ये नहीं है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करना, जो एक बुनियादी भवन है जिस पर राष्ट्र टिका हुआ। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण देश के प्राथमिक पहलुओं में होते हैं। तो हमारे भारत के संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है वो संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। तो भारत का संविधान को प्रेरणा किससे मिली है? भारत का संविधान को प्रेरणा मिली है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिली, जो संसार का सबसे बड़ा प्रथम लिखित संविधान है। और उसके बाद संसार का दूसरा लिखित संविधान कहाँ पे हुआ? भारत में लिखा गया। और भारत का संविधान को किससे प्रेरणा मिली? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा मिली। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित तथा अलिखित। तो हमारे भारत के संविधान में क्या बोला गया? लोकतंत्र। लोकतंत्र का जैसा कि मतलब मैंने आपको बताया था, लोकतंत्र का क्या अभिप्राय होता है? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मतलब होता है बच्चों जनता का शासन, जनता के द्वारा किया गया शासन। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हम जनता के द्वारा जो शासन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन।
इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। अगर वो प्रतिनिधि जनता की कसौटियों पर खड़े नहीं उतरते तो उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो लोग हमारे भारत के संविधान कैसा है? लोकतंत्र है और समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है। हमारे भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म का चुनाव कर सकता है। मतलब हमारा भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता है। कोई भी राष्ट्रीय धर्म उसके ऊपर नहीं थोपा जा सकता। और राष्ट्रीय एकीकरण, ये सब क्या है? हमारे देश के प्राथमिक पहलुओं में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, एक देश के नागरिकों का अधिकारों के अलावा यह कर्तव्य है कि नागरिकों के रूप में वे इन अधिकारों का अच्छी तरह से पालन करें। मतलब कि ये भारत का संविधान ये भी देखता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में 6 प्रकार के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो जितने भी मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए हैं, तो एक देश के नागरिकों के अधिकारों के अलावा उनको ये भी कर्तव्य है कि भारत का संविधान ये भी देखता है कि नागरिकों के रूप में वे अपने इन अधिकारों को अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? संविधान के महत्व हो गए। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning students. This is class 8th H. Subject is computer. Student, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में MS PowerPoint पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था, मतलब पिछले और भी जितने भी आपके प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पावरपॉइंट होता क्या है, इसका यूज क्या है, स्लाइड्स क्या होती हैं, ट्रांजिशन क्या है, एनिमेशन इफेक्ट क्या है। पिछली बार में हम लोगों ने ये था कि जो हम लोग जो स्लाइड ट्रांजिशंस होते हैं, आप ये स्लाइड ट्रांजिशन की विंडो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पिछले लास्ट जो है हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये था कि हम लोग उसकी जो साउंड इफेक्ट जो है वो उसमें कैसे दे सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि साउंड की जो स्लाइड है उसकी स्पीड को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो स्लाइड है आप पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या एक स्लाइड अगर हम जिस स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं अभी हमारी उसी पे ही गए, तो हमने जो स्लाइड थी पहले हमने उसमें अपने जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने थे मैंने सारे वो काम कर लिए। उसके बाद हम लोग स्लाइड शो मेन्यू पर आए। आप लोगों को ये पता ही है कि इस तरह से आपका जो टॉप मेन्यू होता है, मेन मेन्यू जिसको कहते हैं, यहाँ पे आपका सारे ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पे आपका स्लाइड शो भी दिया है। क्लियर स्टूडेंट? जब आप इस स्लाइड शो ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद एक नया बार आपका यहाँ पे आएगा और उस बार में आपका यहाँ पे ट्रांजिशन लिखा होगा, एनिमेशन लिखा होगा, इस तरह से आपका एनिमेशन लिखा रहता है और बहुत सारे आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को स्पीड सेट करनी है, तो ट्रांजिशन पे हम लोग जाए। हम लोग किस पे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका, एंड द सेकेंड स्टेप इज ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि स्लाइड शो एरो स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक करें। एरो इन द सेंस पहले आपने स्लाइड शो पे क्लिक किया और उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक किया। जैसे आप लोगों ने साउंड पे जाने के लिए जब किया था सेम उसमें तक स्लाइड शो ट्रांजिशन पे क्लिक किया। अब आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक स्पीड, यानी कि आप जो है ये मॉडिफाइड ट्रांजिशन दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट वाला जो स्टेप होता है यहाँ पे ये होता है कि स्लाइड में आपको कौन सा ट्रांजिशन देना है। ट्रांजिशन देने का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी हम लोग की स्लाइड आती है, बादल गरजने की आवाज होती है, या पानी बरसने की, या चिड़ियों की चहचहाट की, या आपकी जो क्लॉक की जो टिक टिक आवाज होती है, या सिर्फ क्लैपिंग की वॉइस है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उनके नेम होंगे, आप उसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो ये हो गया अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड फॉर ट्रांजिशन, वो एक अलग चीज हो गई। सेकंड आपका आता है मॉडिफाइड ट्रांजिशन। मॉडिफाइड ट्रांजिशन से बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मॉडिफाई में आपको स्पीड तक दिखाई पड़ रहा है।
मॉडिफाइड ट्रांजिशन में सिर्फ आपके 2 ही बटन है, यानी कि 2 ऑप्शन, एक आपका स्पीड और एक साउंड। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। तो साउंड तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हमको स्पीड लेनी है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि जो जैसे मान लिया हमने 5 स्लाइड बनाई, तो कभी कभी हम मूवी में देखते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी उसमें स्क्रीन चल रही है, और कभी कभी क्या होता है बहुत आराम आराम से रुक रुक के, और कभी बहुत ही धीमी कर रहे स्पीड में चल रही थी। एक एक स्लाइड, एक के बाद दूसरी स्लाइड आई, तीसरी स्लाइड आई। तो यहाँ पर स्पीड हमको उसकी सेट करनी है। तो स्पीड लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करें, यानी कि ये जो आपका ये एरो, इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस आएंगे, फास्ट, स्लो एंड मीडियम। ओके, तो आप इनमें से जब आप यहाँ पे, ये चूंकि आपका लिस्ट बॉक्स है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका इस तरह से ओपन होके आएगा। ये आपका यहाँ पे है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा फास्ट, स्लो, और यहाँ पे लिख के आएगा मीडियम। इनमें से जो हम माउस की सहायता से क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी ये आपका ऑप्शन इस तरह से हट जाएगा। तो यानी कि आपको स्पीड के लिए, यानी कि स्लाइड की स्पीड के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं, फास्ट, स्लो, मीडियम, ठीक है। तेज, धीमा और मध्यम गति। आपका वेरी स्लो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से आपने कोई भी एक स्लाइड का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अप्लाई टू ऑल बटन, अप्लाई टू ऑल बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो अप्लाई टू ऑल बटन का मतलब क्या होगा कि ये जो आपने स्लाइड की जो स्पीड है वो आपने सभी स्लाइड के लिए करी है, ठीक है। और फिर आपका स्लाइड शो बटन होता है, जिससे कि आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपकी एक एक स्लाइड आ रही है। अगर आपको लगता है कि अगर हमने बहुत फास्ट कर दिया है तो स्लो कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत स्लो हो गया है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं कि मीडियम। तो ये आपकी चॉइस पे होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका, तो इस तरह से आपका जो स्लाइड की स्पीड है वो हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया आपका स्लाइड की स्पीड को सेट करने का। अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड में टाइम सेट करना, ठीक है बच्चों। स्लाइड में हम लोग टाइम जो सेट करते हैं, जैसे 2 ऑप्शंस होते हैं आपका, कि जब आप लोग वैसे ही आप क्या करेंगे कि स्लाइड शो में जाएंगे, मतलब जो आपने स्लाइड सेलेक्ट करके रखी है, स्लाइड ट्रांजैक्शन में जो आपने स्लाइड सेलेक्ट करके रखी है उसमें आप स्लाइड शो में जाएंगे, स्लाइड ट्रांजिशन में गए। जब आप स्लाइड ट्रांजिशन में गए तो जब आपकी ये आपका इस तरह से ये पोर्शन जो है आपका स्लाइड ट्रांजिशन की विंडो या डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है। मॉडिफाइड ट्रांजिशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक एडवांस स्लाइड है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग नंबर 1 से मेंशन कर रहे हैं। एडवांस स्लाइड भाग में आपके 2 आपके बटन दिए होते हैं या 2 चेक बॉक्स होते हैं। जनरली जो चेक बॉक्स होते हैं वो एक आपका एक बार में एक ही चलेगा। तो एक होता है ऑन माउस क्लिक और एक होता है ऑटोमेटिकली आफ्टर। एक आपके इसमें 2 ऑप्शन है, एक है ऑन माउस क्लिक, ठीक है। माउस क्लिक पे अगर आपने क्लिक कर दिया, दैट मींस इसको सेलेक्ट किया है, तो आपका क्या होगा कि आपका माउस, यानी कि हम लोग जब हम लोग माउस क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड के बाद हमारी दूसरी स्लाइड आएगी। जैसे हमने माउस को बटन क्लिक किया तो जो पहली स्लाइड है उसके बाद दूसरी आएगी, यानी कि ये मैनुअली हो गया। मैनुअली मैंने हम खुद अपने आप से स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, सपोज हमने अपनी स्लाइड जो है, जैसे अभी इसके पहले आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देखे होंगे, तो वहां पे एक टीचर ने एक जो भी स्लाइड बनाई थी उसमें उन्होंने आपको जो भी एक्सप्लेन करना था उसके बारे में लिखा, और उसके बाद जब उन्होंने पूरा उसके बारे में लिख दिया, वो हो गया, तो अपने आप ही दूसरी स्लाइड आ रही थी। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने टाइम सेट कर दिया था। तो टाइम सेट ऑप्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक आपका होता है ऑटोमेटिकली आफ्टर, ओके। सेकेंड ऑप्शन अब आपने ये है आपका ऑटोमेटिकली आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर के साइड में आप ये देखेंगे इस तरह से आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, ऑटोमेटिकली आफ्टर में आपका क्या है कि आप टाइम सेट कर सकते हैं और वो मतलब उतने टाइम के बाद स्लाइड ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप ही स्लाइड जो है वो चेंज होती जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना पेज पलटता जा रहा है या कुछ भी, तो वो ऑटोमेटिकली स्लाइड,
तो ये जो टाइम है ये आपको सेकंड्स में चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि अब हम माउस क्लिक पे नहीं हम टिक करेंगे, हम लोग किस पे टिक करेंगे, ये वाला चेक बॉक्स। जब हम इसको टिक करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके आएंगे। तो हम लोग टाइम जो है वो जो यहाँ पे नंबर्स ही दिए होंगे इसमें, ठीक है। तो वो नंबर्स आपको जैसे 1 सेकंड में चेंज करना है, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो हम लोग वो यहाँ पे इस तरह, सपोज मैंने 5 यहाँ पे टाइप किया या माउस का बटन क्लिक किया, इसमें ऊपर करेंगे तो नंबर कम होंगे, नीचे करेंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। तो वो जो भी नंबर है कि 15 सेकंड में, जितने भी सेकंड में आपको लग रहा है कि इतने मिनट में हमारा ये पूरा एक जो भी हमारा मैटर है वो हमारा पूरा डिस्प्ले हो गया। अब आप उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब जब आपने इसमें टाइम सेट कर लिया तो हम लोग टाइम किसमें सेट करते हैं, एडवांस स्लाइड में। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मॉडिफाई मतलब स्लाइड ट्रांजिशन के मॉडिफाई भाग में, यानी कि मॉडिफाई ट्रांजिशन में कौन कौन से बटन होते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है आपके, एक साउंड का और एक स्पीड का। एडवांस स्लाइड भाग में, स्लाइड ट्रांजिशन के एडवांस स्लाइड भाग में कौन कौन से 2 चेक बॉक्स होते हैं। तो एक आपका हो गया ऑन माउस क्लिक, यानी कि माउस क्लिक, और एक था आपका ऑटोमेटिकली आफ्टर, यानी कि ये हम लोग टाइम के लिए ही है। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर में हम लोग सेकेंड्स में, और टाइम हम लोग किसमें चेंज करते हैं, ये भी पूछा सकता है कि घंटे में, मिनट में। तो मतलब आपका जनरली इसमें हम लोग सेकेंड्स में, इसमें हम लोग सेकेंड में टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपका आता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपने जितनी स्लाइड्स बनाई हैं सबके लिए वही वाला टाइम, जो आपने 5 सेकंड अगर एक स्लाइड किया तो वो अब सबका वही हो जाएगा। स्लाइड शो में पे क्लिक करिए, स्लाइड शो बटन पे आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड शो क्या हो गया कि अब आपकी जो स्लाइड है वो आपकी किस तरह से रिप्रेजेंट करिए फॉर प्रीव्यू आपको वो दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2 टॉपिक को डिस्कस किया है कि एक आपको स्लाइड में स्पीड को कैसे आपको सेट करना है और दूसरा आपको स्लाइड में टाइम को कैसे सेट करना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपका जो पेपर आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो आपको ये सारे ऑप्शन, हो सकता है बुक में इस तरह से ना डिटेल में दिया हो सकता है आपके मल्टीपल चॉइस इस तरह के ना, या फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से नहीं दिए। इसीलिए मैं एक टॉपिक को मैं इसीलिए बार बार मतलब पूरा डीप में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें, अभी इसके बाद हम लोग मैं अपने आप से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस आपसे यहीं पे डिस्कस करूंगी क्लास में ही, ताकि आपको ये सारी चीजें एक बार रिवीजन में भी आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार इन क्वेश्चंस को आपको जरूर ये करना है कि आपको किस तरह से इनके शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पता, जैसे मैंने आपसे ये पूछ लिया है कि ऑटोमेटिकली आफ्टर ये चेक बॉक्स है, ये बटन जो है वो कहाँ पे है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्लाइड ट्रांजिशन के एडवांस स्लाइड भाग में है। इतना आपको ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।